नमस्कार दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न विचारधाराओं का, जिनके अंतर्गत हम विभिन्न दृष्टिकोणों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सकते हैं। यथार्थवाद हम पढ़ चुके थे, आदर्शवाद या उदारवाद की भी व्याख्या हम कर चुके थे। आज जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो विचारधारा हम पढ़ेंगे, वह है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद किस प्रकार से जो है व्याख्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उसको हम जानेंगे। हमने जब राजनीतिक विचारक पढ़े थे, उस समय हमने मार्क्स का अध्ययन किया था। जब हम मार्क्स का अध्ययन करते हैं तो मार्क्स कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि उनके कुछ अनुयायी हैं जो कि मार्क्स के उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश करते हैं जो मार्क्स ने दिए थे, यानी पूंजीपति और सर्वहारा के विरोध की बातें वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में भी लेकर के आते हैं। मूलतः मार्क्स खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातें नहीं करते हैं। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतकारों में मार्क्सवादी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल को समझें या समझें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं, तो जब हमने इसका अध्ययन शुरू किया था तो आपको बताया था एक बेसिक परिभाषा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है दो राज्यों के बीच का संबंध, राज्य का संबंध, और फिर एक इसमें आयाम और भी जुड़ गया था कि इसमें बहुपक्षीय संगठन भी हो सकते हैं, जैसे यूएनओ, यूरोपियन यूनियन इत्यादि। या फिर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व राजनीति का रूप ले लेता है तो उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं, एमएनसीज आ जाती हैं, एनजीओ आ जाते हैं। इस प्रकार की बातें मूलतः होती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें राज्य की, तो एक राज्य में मूलतः क्या शामिल होता है? राज्य किससे मिलकर बनता है? तो राज्य में एक विधायिका होती है, यानी वहाँ कोई कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है। वहाँ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका होती है। और वहाँ विवादों को निपटाने का एक तंत्र होता है, जुडिशियरी होती है या न्यायपालिका होती है। ये तीन मुख्य अंग होते हैं राज्य के। वहीं मार्क्सवादियों का ध्यान राज्य पर कम है और वो कहते हैं कि राज्य के संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह रहे हैं सिर्फ राज्य के संबंधों के आधार पर, या बहुपक्षीय संबंध के आधार पर, या कुछ चुनिंदा एमएनसीज एनजीओ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करना सही नहीं है। वो एक और पक्ष स्वीकार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। वो कहते हैं कि राज्य मुख्य पक्ष नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाज के आधार पर विकसित होते हैं। समाज में शामिल होता है सबसे मूलभूत इकाई परिवार, फिर इसमें स्कूल या विद्यालय शामिल होते हैं, इसमें विश्वविद्यालय शामिल होते हैं, इसमें धार्मिक संस्थाएं शामिल होती हैं। हालांकि मार्क्स धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि धार्मिक संस्थाएं भी नागरिकों का समूह होती हैं, ये भी समाज का एक पर्याय है। और भी कुछ अन्य संगठन समाज के हिस्से हो सकते हैं। अब
मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी ये कहते हैं कि यदि इन दोनों को, राज्य को और समाज को देखा जाए, तो हम पाते हैं कि समाज से, परिवारों के मिलने से समाज बनता है, और समाजों के मिलने से या एक समाज से, कहीं किसी राज्य में एक बड़ा समाज, वृत्त समाज, एक समुदाय से भी राष्ट्र बन सकता है। यानी समाज से राज्य का निर्माण होता है। समाज मूलभूत इकाई है राज्य निर्माण की, और समाज एक वृत्त इकाई है, बड़ी इकाई है। ये अपने आप में ज़्यादा चीज़ों को समाहित करता है। राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पूरी तरीके से मानवता का निरूपण नहीं कर पाती है। तो यहाँ मार्क्सवादी कह रहे हैं कि समाज जो है, क्योंकि समाज राज्य से नहीं बनता बल्कि राज्य समाज से बनता है, इसलिए समाज बड़ा होगा राज्य से। ये सबसे पहली धारणा है इनकी। यानी कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के केंद्र में राज्य को रख रहे हैं वह गलत है, केंद्र में समाज को रखा जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फिर आगे ये क्या कहते हैं? अब आगे इन्होंने केंद्र में समाज को लिया। समाज के बारे में कहते हैं कि समाज का जो मूल आधार है, कि समाज किस पर टिका हुआ है, सबसे जो मूलभूत तत्व है समाज का, वह है अर्थव्यवस्था। आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ मार्क्स या मार्क्सवाद का नाम आता है, अर्थव्यवस्था अपने आप केंद्र में आ जाती है। आर्थिक संबंधों की बात वो सबसे पहले करने लगते हैं। तो यहाँ भी ये मान रहे हैं कि समाज का मूल आधार अर्थव्यवस्था है, और जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि समाज की मौलिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि मौलिक गतिविधि है, यानी इसी पर सब कुछ टिका हुआ है, अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, आर्थिक गतिविधि ही मौलिक गतिविधि है, यहाँ एक अन्याय की बात उनको दिखलाई देती है। वो कहते हैं कि इस मौलिक गतिविधि पर या इस मूल आधार पर एक ही वर्ग है। आर्थिक गतिविधि को हम उत्पादन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मार्क्सवादी कहते हैं कि उत्पादन का, जो भी उत्पादन होता है, उसका मालिक एक ही है। उसका मालिक जो है एक ही वर्ग है। एक ही वर्ग के पास सारा उत्पादन संकेंद्रित हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। एक ही वर्ग है, इसलिए समाज क्या है? समाज का स्वरूप पूंजीवादी है, कैपिटलिस्टिक है। यानी ये कह रहे हैं कि मजदूर या किसान मूलतः उत्पादन तो यही करते हैं, मजदूर ही उत्पादन करते हैं, किसान ही कृषि उत्पादन करते हैं, लेकिन जो अधिशेष है या जो लाभ है, इनको सिर्फ निर्वाह की मजदूरी मिल पाती है, निर्वाह का पैसा मिल पाता है। जो अधिशेष है वो कौन ले जाता है? वो पूंजीपति ले जाता है। ये जो पूंजीपति वर्ग है, यही उत्पादन का मालिक है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। यानी पूरा जो ये इस वर्ग को ये कह रहे हैं सर्वहारा, मार्क्सवादी कह रहे हैं कि पूरा उत्पादन सर्वहारा वर्ग के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो लाभ है, अधिशेष है उत्पादन का, वो पूंजीपति हड़प लेता है। फिर आगे ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है जिसमें पूंजीपति सारा लाभ हड़प लेता है, यह व्यवस्था क्या पैदा करती है? यह व्यवस्था वर्ग विभाजन पैदा करती है।
यानी समाज को दो वर्गों में बांट देती है। दो वर्ग कौन कौन से? तो एक वर्ग पूंजीपति वर्ग, या इसी को उन्होंने एक और नाम दिया बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआजीज। और दूसरा वर्ग कौन सा है? तो दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति शोषण करेगा, यानी ये शोषक है, और सर्वहारा शोषण सहेगा, यानी कि ये शोषित है, इसका शोषण किया जाएगा। ठीक है। अब यहां मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं कि जो राज्य नाम की संस्था है, राज्य नाम की संस्था पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के लिए ही बनाई गई है। पूंजीपतियों के हितों को पूरा करने के लिए राज्य नाम की संस्था का गठन किया गया है, ताकि उन लोगों को संरक्षण मिल सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। यह जो विभाजन है यह चलता रहे, पूंजीपतियों का अधिशेष उत्पादन पर, लाभ पर कब्जा बना रहे, इसीलिए राज्य का गठन किया गया है। इसलिए मार्क्सवादी तो राज्य नाम की संस्था के ही खिलाफ है। इसलिए वे कैसे मानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राज्य और राज्य के बीच का संबंध होता? वो तो राज्य को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। तो यहाँ वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ समाज को स्वीकार करते हैं, राज्य की भूमिका को शोषणकारी मानते हैं और मानते हैं कि राज्य बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपतियों के शोषण का एक यंत्र मात्र है। ठीक, ये कुछ बेसिक बातें हुई और कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादियों की मूल मान्यताएं क्या है। अभी तक हमने जो देखा वो मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं थी एक सिद्धांत के रूप में। यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम बात करें तो क्या मान्यता है इनकी, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ भी वही राग है मार्क्सवादियों का, एक ही राग अलापते हैं। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज में संबंधों का मूल आधार इन्होंने बताया था अर्थव्यवस्था को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ही पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारक तत्व है। अर्थव्यवस्था ही पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करती है। ठीक है, ये ही वो बेसिक एलिमेंट है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित होते हैं, यानी बेस अर्थव्यवस्था ही है। बाकी ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेस है, इकोनॉमी बेस है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सुपर स्ट्रक्चर है। यहाँ समाज की तरह ये मानते हैं कि पूरा विश्व देशों के रूप में भी वर्ग विभाजित है। जिस प्रकार समाज में लोगों के रूप में विभिन्न वर्गों का बंटवारा है, उसी प्रकार देशों के बीच में भी वर्गों का बंटवारा है। इसलिए दुनिया को जो है वर्ग विभाजन के आधार पर समझा जाना चाहिए, ना कि राज्य के आधार पर। यानी राज्य के तत्व के आधार पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य अमीर है, कौन सा राज्य गरीब है, उस हिसाब से समझा जाना चाहिए। और विश्व व्यवस्था हमेशा अमीर राज्यों के पक्ष में रहेगी। ठीक, अब मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यवहार में जिसने लाया था वो थे लेनिन। लेनिन ने क्रांति के जरिए रशिया में साम्यवाद को
समाजवाद को संभव बनाया था। अब यहाँ लेनिन वर्गीकरण करते हैं देशों का भी। समाज का वर्गीकरण उन्होंने मार्क्स के आधार पर किया, कि देशों का भी वर्गीकरण कर रहे हैं। और देशों में क्या मान रहे हैं, एक जो राष्ट्र है वो है बुर्जुआ राष्ट्र, और दूसरे राष्ट्र हैं सर्वहारा राष्ट्र। यहाँ एक बात आपको बता दें कि मार्क्सवाद में सर्वहारा के द्वारा बुर्जुआ के खिलाफ क्रांति का एक मूलभूत तत्व है, यानी इसके सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति करेगा और इससे साम्यवाद की स्थापना होगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिघटना है, और जो भी पूंजीपति देश थे यूरोप के, अमेरिका के, ये आपस में लड़ रहे थे। लेनिन को ये समय ऐसा लगा कि ये एक ऐसा समय है जब जो गुलाम राष्ट्र हैं, जो उपनिवेश हैं, जैसे एशिया के देश या अफ्रीका के देश, ये यदि आपस में मिल जाएं और क्रांति करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। यानी ये बुर्जुआ में शामिल करते हैं यूरोप के देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस को और अमेरिका को। जो उपनिवेशवादी राज्य थे उत्तरी अमेरिका के, उनको। और सर्वहारा में किसको शामिल करते हैं, ये एशिया को शामिल करते हैं और अफ्रीका को शामिल करते हैं, जो स्वयं उपनिवेश थे। और ये कहते हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो समय है बहुत ही उपयुक्त समय है, जब सर्वहारा वर्ग यानी एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों द्वारा पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति कर दी जाए, क्योंकि ये अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लेनिन का मानना था। लेनिन ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हमारी जो व्याख्या है, हम जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं वह सिर्फ राज्य राज्य केंद्रित नहीं है, यानी हमारी व्याख्या ज्यादा समग्र है। क्यों समग्र है? क्योंकि हम सिर्फ देश को शामिल नहीं करते, हम समाज को शामिल करते हैं, हम वर्ग को शामिल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये सभी बातें हमारी बातों में समाहित होती हैं, और हम क्या नहीं करते, हम सिर्फ राष्ट्र राज्यों के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहते, हम वास्तविक चित्रण करते हैं, जैसी दुनिया है उसे वैसा ही देखते हैं। ठीक है, इसलिए लेनिन ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो व्याख्या है वो ज्यादा समग्रता लिए हुए है। और जैसा कि आप जानते हैं, मार्क्सवाद का हर सिद्धांत एक बिंदु पर आकर के टिक जाता है, और वो है पूंजीवाद का विनाश। यहाँ लेनिन भी या मार्क्सवादी सिद्धांतकार भी ये कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बने, अच्छी विश्व व्यवस्था बने, उसके लिए जरूरी है कि पूंजीवादियों का विनाश हो। यहाँ पूंजीवादी कौन है? पूंजीवादी राष्ट्र। समाज में जब पूंजीवादी विभाजन करते हैं तो वहाँ पूंजीपति लोग होते हैं, यहाँ पूंजीवादी राष्ट्र हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवादियों का विनाश होगा, उसी से जो है एक न्यायपूर्ण विश्व की या विश्व न्याय की स्थापना होगी। विश्व न्याय और समानता की स्थापना। ठीक है, ये इनका मकसद है। हर मार्क्सवादी सिद्धांत यहाँ जरूर पहुंचता है। यही मार्क्सवाद का मूलभूत एलिमेंट है, यानी पूंजीवाद का विनाश, ये मुख्य धारणा होती है। तो ये हमने देखा मूलभूत तत्व जो हर मार्क्सवादी मानते हैं। सभी मार्क्सवादी इन मान्यताओं को तो स्वीकार करेगा ही करेगा। यहाँ सबसे पहले सिद्धांत की ओर चलते हैं, और सबसे पहले सिद्धांत आता है जस्टिन रोजेनबर्ग का। मार्क्सवाद में सबसे पहली मान्यता है जस्टिन रोजेनबर्ग की। जस्टिन रोजेनबर्ग की जो मान्यता है
ये मूलतः आधारित है यथार्थवाद की आलोचना पर। हमने आपको बताया था कि यथार्थवाद राज्य केंद्रित, दुनिया को राज्य केंद्रित मानने वाली अवधारणा है और ये मानती है कि दुनिया में अराजकता है, थी और हमेशा रहेगी और राज्य अपने परस्पर संघर्षरत ही रहेंगे। यहाँ रोजेनबर्ग यथार्थवाद की आलोचना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखते हैं। रोजेनबर्ग क्या कहते हैं? हमने देखा कि यथार्थवाद का जो मूलभूत तत्व होता है, यथार्थवाद की मूलभूत मान्यता क्या है? यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य अपने आप में संप्रभु है। दुनिया राज्य केंद्रित है, राज्य संप्रभु है और इस दुनिया में अराजकता है, थी और रहेगी। ठीक है, यानी राज्य अपने आप में संघर्षरत रहेगा। और इस अराजकता का क्या कारण है? इस अराजकता का कारण ये बतलाते हैं कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही ऐसी है कि अराजकता रहेगी ही, क्योंकि दुनिया राज्य केंद्रित है। राज्य को कंट्रोल करने वाली कोई इकाई नहीं है, राज्य को नियंत्रित करने वाली किसी संस्था का अभाव है। अब चूंकि इस संस्था का अभाव है और यह अभाव बना रहेगा, इसलिए दुनिया में अराजकता है। रोजेनबर्ग क्या कहते हैं कि इस अराजकता का मूल कारण यह नहीं है कि दुनिया राज्य केंद्रित है, यह नहीं है कि मानव स्वार्थी लालची है और वैसा ही वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिखाता है, बल्कि इसका मूलभूत कारण वो किसको बताते हैं? रोजेनबर्ग कहते हैं कि दुनिया में अराजकता का मूलभूत कारण राज्य केंद्रित या मानव स्वभाव ना होकर के पूंजीवाद है। पूंजीवाद के कारण ही दुनिया में अराजकता है और जितनी अराजकता फैला रखी है वो सभी पूंजीवादी राष्ट्रों ने फैला रखी है। यथार्थवादी ये मानते हैं कि अराजकता हमेशा रहेगी, भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। लेकिन मार्क्सवादी या जस्टिन रोजेनबर्ग क्या कहते हैं कि ये थी, है, लेकिन रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा, पूंजीवाद का हम विनाश कर देंगे। यही मार्क्सवादी अंततः पहुंचते हैं। सभी फिर घिर कर एक ही बात करते हैं। संप्रभुता के बारे में भी ये क्या कहते हैं? संप्रभुता जो है किसका मूलभूत सिद्धांत है? संप्रभुता राज्य का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन चूंकि मार्क्सवादी तो राज्य को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि मूलभूत तत्व जो है समाज है, मूल आधार समाज है, इसलिए संप्रभुता जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। यानी जस्टिन बर्ग की जो मार्क्सवाद की थ्योरी है वह मूलतः यथार्थवाद की आलोचना करती है, बतलाती है कि संप्रभुता चूंकि राज्य केंद्रित होती है यथार्थवादियों के अनुसार, लेकिन यह वास्तव में समाज इसके केंद्र में होता है और संप्रभुता नाम की कोई चीज होती नहीं है। दुनिया अराजक है, यथार्थवादियों के अनुसार इसके कारण है राज्य केंद्रित और मानव स्वभाव। इन दोनों की आलोचना रोजेनबर्ग कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं पूंजीवाद को और उसके विनाश के पश्चात दुनिया में अच्छी व्यवस्था स्थापना की बात करते हैं। सभी मार्क्सवादी पूंजीवाद के विनाश की बात करते हैं, लेकिन चूंकि इनमें कमी ये आ जाती है कि ये बेचारे पूंजीवाद के विनाश कैसे होगा इसका मॉडल नहीं बता पाते हैं। तोड़फोड़ की बात करते हैं लेकिन व्यवस्था कैसी होगी उसकी बात नहीं कर पाते हैं। ये थे रोजेनबर्ग। अगली बात देखते हैं। अगला एक मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत आता है जिसे कहा जाता है पराश्रितता सिद्धांत। पराश्रितता सिद्धांत पराश्रितता सिद्धांत का अंग्रेजी में नाम होगा डिपेंडेंसी थ्योरी।
पराश्रिता सिद्धांत के सिद्धांतकार क्या कहते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पराश्रिता सिद्धांत किस संदर्भ में विकसित हो रहा है, इसका मूलभूत संदर्भ क्या है। हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश मुक्त होने लगे थे, उन्हें नई स्वतंत्रता मिलने लगी थी, और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे या जो उपनिवेशवादी ताकतें थी, वो क्या कह रही थी, उन जिनको जो मूलतः विकसित देश थे, तो विकसित देश एक तरफ थे, विकसित देश एक तरफ थे, नए नए मुक्त हुए देश जो अविकसित थे या जिन्हें विकास के रास्ते पर चलना था, अनडेवलप्ड थे या डेवलपिंग थे। ये विभाजन हुआ। ये उपनिवेशवादी ताकतें थी, ये उपनिवेशवाद के शोषण या शोषण से शिकार देश थे। अब विकसित राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी चिंता थी कि ये विकसित कैसे हों। तो यहाँ विकसित राष्ट्र क्या कहते हैं कि देखिए, एक क्रम होता है, सबसे पहले कृषि आधारित समाज होता है, उसके बाद उद्योग आधारित वो धीरे धीरे बनता जाता है, और इसी से फिर जो है विकास हुआ है। यदि आप हमारा क्रम भी देखेंगे तो हम भी ऐसे ही थे, हमारे यहाँ भी कृषि की प्रधानता थी, फिर उद्योगों का विकास हुआ और हम विकसित हो गए, ऐसा इन्होंने कहा। और इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए आप लोग हमसे कर्ज लीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, उस पैसे से आप अपना विकास कीजिए। ऐसा आश्वासन विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को या नव मुक्त हुए उपनिवेशों को दिया गया। लेकिन अब यहां एक टर्निंग पॉइंट आता है। 1964 में एक रिपोर्ट आती है अंकटाड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो व्यापार की शर्तें हैं, व्यापार की शर्तें विकासशील देशों के पक्ष में नहीं हैं। अब विकासशील देश तो विकसित होने की बाट जो रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे कि हम जल्दी ही विकसित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये रिपोर्ट ने बिल्कुल उल्टी बात कह दी। ये कह रहे हैं कि व्यापार की शर्तें विकासशील देशों के पक्ष में नहीं हैं, और ये विकसित कभी भी यदि ऐसा ही जारी रहा तो नहीं हो पाएंगे। ऐसा इस 1964 की अंकटाड की रिपोर्ट का मानना था। फिर क्या हुआ, फिर एक कमीशन बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अध्ययन के लिए कि देखिए जरा ये बात ठीक है क्या, कितनी सच्चाई है इस बात में। इस कमीशन का नाम था रोल प्रेबिस कमीशन। कमीशन का नाम था रोल प्रेबिस कमीशन, ठीक है। कमीशन का नाम क्या था, कमीशन इनकी अध्यक्षता में बना, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लैटिन अमेरिकाज डेवलपमेंट। ठीक है, ये कमीशन बना। मूल काम था लैटिन अमेरिका में विकास नहीं हो रहा है, इसके बारे में। लैटिन अमेरिका भी उपनिवेश नव मुक्त हुए उपनिवेश राष्ट्रों का समूह है। तो इस कमीशन ने अध्ययन किया कि जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनमें विकास की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में व्यापार की जो शर्तें हैं उनके पक्ष में नहीं है।
तो इन्होंने पाया, इस कमीशन ने क्या पाया कि ये देश मूलतः कच्चा माल तो निर्यात करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और विनिर्मित माल जो है आयात कर रहे हैं। यानी इसको ऐसे समझिए कि हम अल्फांसो आम बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, गोभी बेच रहे हैं, और खरीद क्या रहे हैं? हम खरीद रहे हैं रफाल खरीद रहे हैं, हम हॉवित्जर तोपें खरीद रहे हैं, सबमरीन खरीद रहे हैं। तो अब कितने आम बेचेंगे तब जाकर के एक रफाल की कीमत वसूल हो पाएगी। इसलिए ये कमीशन कहता है कि विकासशील देशों का जो निर्यात का आधार है वो रॉ मटेरियल है, लेकिन ये आयात क्या करते हैं? विनिर्मित चीजें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसलिए इनको जो है घाटा उठाना पड़ता है। यही कारण है कि इनको घाटा उठाना पड़ रहा है। और फिर आगे ये कहते हैं कि जो विकसित देश है, विकसित देश क्या कर रहे हैं? विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। उनमें जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको निचोड़ रहे हैं, विकासशील देशों का खून चूस रहे हैं, ऐसा इस कमीशन ने माना। यानी उदाहरण के लिए आप देखिए, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, यदि मिनरल्स की बात की जाए तो झारखंड भारत का सबसे खनिज समृद्ध प्रदेश है। लेकिन हुआ क्या? उससे झारखंड के लोगों को कितना लाभ हुआ ये आप सभी जानते हैं। झारखंड आज भी गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा लाभ किनको हुआ? जो देश का अमीर राज्य है, गुजरात महाराष्ट्र के उद्योगपतियों का। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हीं की कंपनियां वहां जाकर के माइनिंग कर रही हैं। इसी प्रकार अमेरिका जैसे देशों की, ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों की जो कंपनियां थी वही विकासशील देशों में जाती थी, वहां जो संसाधन थे उन संसाधनों को निकालती थी और औने पौने दामों में खरीदती थी, फिर उनको अपने देशों में ले आती थी, वहां उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड प्रोसेसिंग करके उत्पाद बनाती थी और उनको वापस उन्हीं देशों को महंगे दामों में बेचती थी। ये एक मॉडल है शोषण का, आज भी चल रहा है, उस समय भी था, ऐसा इस कमीशन ने माना। ठीक है। अब यहां इसी पृष्ठभूमि में विकसित होता है पराश्रितता का सिद्धांत, और पराश्रितता के सिद्धांत के मुख्य जो सिद्धांतकार हैं इनका नाम है आंद्रे गुंदर फ्रैंक और सामीर अमीन। आंद्रे गुंदर फ्रैंक और दूसरे सिद्धांतकार हैं सामीर अमीन। लैटिन अमेरिकी हैं, दक्षिणी अमेरिकी देशों के ये रहने वाले हैं। चूंकि उन्हीं के बारे में ये कमीशन ज़्यादा बात कर रहा है, तो यही लोग क्या सिद्धांत देते हैं, ये अपना डिपेंडेंसी थ्योरी या पराश्रितता का सिद्धांत दुनिया के सामने रखते हैं। क्या बात करते हैं इसमें? इसमें बात करते हैं कि दुनिया जो है, वही मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दुनिया दो भागों में विभाजित है। दुनिया कितने भागों में विभाजित है? तो दुनिया दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? पूंजीपति और बुर्जुआ, पूंजीपति और मजदूर की बजाय यहां ये बता रहे हैं कुछ अलग चीज। ये कह रहे हैं कि पहला है कोर, केंद्र, और इस केंद्र में कौन है? पूंजीवादी राष्ट्र। दूसरा कौन है? दूसरा है पेरीफेरी, परिधि, परिधि के राष्ट्र। और परिधि के राष्ट्र कौन कौन से हैं? परिधि के राष्ट्रों में एशिया के देश हैं, परिधि के राष्ट्रों में अफ्रीका के देश हैं, और परिधि के राष्ट्रों में हैं लैटिन अमेरिका के देश।
ये देश जो अभी अभी कुछ सालों में मुक्त हुए हैं उपनिवेशवाद से, वे देश परिधि में आते हैं आंद्रे गुंदर फ्रैंक और सामीन अमीन के अनुसार। और कोर में कौन है? कोर में पूंजीवादी राष्ट्र है, यानी ये कोर है। ये पेरीफेरी है, ठीक है। अब यहां ये कह रहे हैं कि कोर के द्वारा केंद्र के जो राष्ट्र हैं, पूंजीवादी राष्ट्र, पेरीफेरी का शोषण कर रहे हैं। कोर केंद्र के राष्ट्र परिधि के राष्ट्रों का, इनका जो संबंध है वो शोषण का संबंध है, चाहे इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, लेकिन शोषण कर रहे हैं जो केंद्र के राष्ट्र हैं वो। अब इस शोषण का मूल कारण क्या है? अपने शोषण को किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं? शोषण का मूल कारण ये बताते हैं कि व्यापार की प्रतिकूल शर्तें हैं। केंद्र के राष्ट्र जो परिधि के राष्ट्रों के साथ व्यापार करते हैं, उस व्यापार की शर्तें इन परिधि के राष्ट्रों के अनुकूल नहीं हैं, उनके हितों के खिलाफ हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। कैसे हितों के खिलाफ है? तो वही बात, क्योंकि परिधि के राष्ट्रों से कच्चे माल का निर्यात हो रहा है, कच्चा माल बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन और ये कैसे? ये सस्ता जा रहा है, क्योंकि कच्चे माल को विकसित देशों की जो कंपनियां हैं सस्ता खरीद रही हैं, लेकिन जो विनिर्मित माल है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, इनका इन देशों को आयात करना पड़ता है, और यह आयात इनको महंगा पड़ता है। अपना उत्पाद सस्ते में बेचते हैं और दूसरे का उत्पाद महंगे में खरीदते हैं। यही इनके शोषण का मूल कारण है। आगे ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में, वर्तमान व्यवस्था में यह शोषण जारी रहेगा, यानी पेरीफेरी के जो राष्ट्र हैं, परिधि के राष्ट्र कोर के राष्ट्रों पर निर्भर रहेंगे, उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदेंगे और केंद्र के राष्ट्र शोषण करते रहेंगे, यानी ये शोषण जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? इसका कारण ये बताते हैं। अब यहां हमने आपको बताया कि विकसित राष्ट्रों ने तर्क दिया था कि कृषि से उद्योग और ये विकास का क्रम ऐसे ही होगा, इसलिए आप कर्ज लेकर के पैसा लीजिए और विकसित बनिए, ऐसा इन्होंने विकासशील देशों को कहा। लेकिन यहाँ आंद्रे गुंदर फ्रैंक और सामीन अमीन कुछ अलग बात कहते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवादी देश भी विकसित हुए थे कृषि व्यवस्था से, वो बात ठीक है, लेकिन वो कैसे विकसित हुए थे उसका क्रम हम देखते हैं। वो पहले अविकसित थे, अविकसित यानी अनडेवलप्ड, और उससे ये क्या हुए हैं? उससे ये जो है विकसित हुए हैं। इसमें किसी दूसरी ताकत का इंटरफेयर बीच में नहीं हुआ, ये अपने बलबूते पे विकसित हो गए। लेकिन जब इन सर्वहारा देशों का या परिधि के राष्ट्रों का केस आता है तो क्या होता है? ये बताते हैं कि परिधि के राष्ट्र अल्प विकसित हैं। अल्प विकसित का मतलब अंडर डेवलप्ड, यानी विकास शुरू करने की प्रक्रिया से भी नीचे हैं, उसके भी अंडर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। क्यों है? क्योंकि इन देशों का शोषण हुआ है।
और यही मूलभूत अंतर है। यानी सर्वहारा देशों का, परिधि के राष्ट्रों का शोषण हुआ है, जबकि जो पूंजीवादी देश हैं ये जब अविकसित अवस्था में थे और ये विकसित अवस्था में आए, उस बीच ये किसी की उपनिवेश नहीं बने। यानी अमेरिका को किसी ने, चूंकि वहां ब्रिटेन के लोग गए थे लेकिन वही लोग फिर वहां रह गए, तो अविकसित से विकसित बने हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड को यदि हम देखें तो इंग्लैंड को किसी ने गुलाम नहीं बनाया, फ्रांस को किसी ने गुलाम नहीं बनाया, वो अविकसित से विकसित की अवस्था में आ गए, उनका किसी दूसरे लोगों ने शोषण नहीं किया। जबकि यदि आप भारत देखें, लैटिन अमेरिका के देश देखें, तो इनका अंग्रेजों ने या दूसरी यूरोपीय ताकतें जो थी उन्होंने शोषण किया। इसलिए ये शोषण यानी विकास का क्रम जैसा विकसित देशों में रहा है वैसा यहां नहीं रहेगा। और इस शोषण का चक्र कैसे टूटेगा? मूल मंत्र मार्क्सवाद का, शोषण का चक्र टूटने के लिए जरूरी है पूंजीवाद का विनाश। जो मार्क्सवादी ये बात नहीं करेगा वो वास्तव में मार्क्सवादी नहीं है। यही पराश्रितता सिद्धांतकारों का कहना है कि ये शोषण जारी रहेगा। शोषण का चक्र यदि आपको तोड़ना है तो पूंजीवाद का विनाश करना होगा। यहां तक था पराश्रितता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। एक और सिद्धांत है, अगला सिद्धांत, जिसका नाम है वालरस्टीन का व्यवस्था सिद्धांत। एक सिस्टम थ्योरी अलग है, एक वालरस्टीन की सिस्टम थ्योरी है, उसको हम देखते हैं। यानी मार्क्सवाद के अंदर वालरस्टीन का व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी ऑफ वालरस्टीन। वालरस्टीन का सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब यदि थोड़ा पीछे देखें तो इन्होंने जो विभाजन किया था पराश्रितता सिद्धांतकारों ने कि दुनिया दो भागों में विभाजित है, एक केंद्र में एक परिधि में, और विकास नहीं होगा दुनिया का, ये चक्र जारी रहेगा, ऐसा ये एक सार्वभौमिक व्याख्या नहीं हुई। कहीं कहीं ये सिद्धांत लागू होता है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के आसियान देशों को यदि हम देखें तो उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद उन्होंने विकास की अपना एक मॉडल बनाया है और वो आज दुनिया में मशहूर है अपने इस मॉडल के। जैसे दक्षिणी कोरिया आप देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं। इसी प्रकार जो भी दक्षिण पूर्वी राष्ट्र हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकास किया और इस थ्योरी को जो है झुठलाया है। तो ये सिद्धांत सभी व्यवस्थाओं की व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए आगे एक और सिद्धांतकार आते हैं जिनका नाम वालरस्टीन था। वालरस्टीन ने इस व्यवस्था को थोड़ा संभालने की कोशिश की और थोड़ा सा एक अंतर के साथ इसी सिस्टम को जो है इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया? डिपेंडेंसी थ्योरी के दो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने दुनिया को दो भागों में विभाजित किया था। वालरस्टीन कहते हैं कि नहीं, दुनिया दो नहीं बल्कि तीन भागों में विभाजित है। एक कोर केंद्र है, एक पेरिफेरी है। ये तो हमने डिपेंडेंसी थ्योरी में भी देखा था, परिधि है। लेकिन एक और चीज है दोनों के बीच में और वो है सेमी पेरिफेरी। या कहें कि अर्ध परिधि के देश। ठीक है। अब इस व्यवस्था के विश्लेषण के लिए वालरस्टीन ने क्या किया? वालरस्टीन ने लगभग 1516वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी से लेकर के और वर्तमान तक की जो व्यवस्थाएं थी, वालरस्टीन लिख रहे हैं लगभग 70 के दशक में,
तो 70 के दशक तक की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं की व्याख्या की, उन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया, उनका अध्ययन किया। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि पहले क्या था? पहले व्यवस्था थी विश्व साम्राज्य। एक राजा का राज्य था और जहां रोम की सब जगह सत्ता थी। मूलतः यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में सबसे प्रभावी रोमन साम्राज्य था। क्योंकि यूरोपीय सिद्धांतकार हैं और इनकी एक बड़ी कमी है कि ज्यादातर सिद्धांत यूरोसेंट्रिक होते हैं। तो यहाँ वॉलरस्टीन भी कह रहे हैं कि दुनिया में रोमन साम्राज्य प्रभावी था और इस रोमन साम्राज्य की भी मूलभूत विशेषता थी शोषण। शोषण के आधार पर था। जबकि आज ये विकसित होते होते विश्व साम्राज्य जो है पूंजीवाद का रूप ले चुका है और पूंजीवाद के दौर में ये विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में एकीकृत हो चुका है। यानी जो साम्राज्य का स्वरूप था वह अर्थव्यवस्था ने ले लिया है और इस अर्थव्यवस्था में भी सभी का शोषण हो रहा है। ठीक है। ऐसा वॉलरस्टीन ने माना। आपने व्यवस्था विश्लेषण किया इन्होंने और बताया कि ऐसे ऐसे बात है। अब ये इन कोर परिधि की कैसे व्याख्या करते हैं इसको देखते हैं जरा। ये कहते हैं कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें शोषण बना हुआ है। उसके शोषण का एक स्वरूप है, उसकी एक संरचना है। इस संरचना में क्या है? केंद्र शोषण करता है पेरिफेरी का, परिधि का शोषण करता है और अर्ध परिधि का भी शोषण करता है। केंद्र परिधि का और अर्ध परिधि दोनों का शोषण करता है। लेकिन यहाँ कोर के जो राज्य हैं, केंद्र के जो राज्य हैं, ये एक नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब 16वीं सदी थी, 15वीं सदी थी, तब कौन थे केंद्र में? तब स्पेन था। स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। स्पेन था, पुर्तगाल था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की। अब स्वरूप बदल गया है। अब कोर में कौन आ गया है? तो कोर में इंग्लैंड आ गया है। 70 के दशक की बात है। अमेरिका आ गया है। चीन का उस समय विकास नहीं हुआ था। ठीक है। अब तो हालांकि चीन भी एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, लगभग विकसित देशों की सूची में आ चुका है। 16वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल का दबदबा था, आज इंग्लैंड अमेरिका का है। यानी वॉलरस्टीन एक मूलभूत विशेषता बता रहे हैं कि केंद्र शोषण करता है, लेकिन केंद्र के देश भी बदलते रहते हैं। और फिर आगे ये कहते हैं कि ये जो केंद्र के देश पेरीफेरी से केंद्र से बाहर होते हैं, ये कहाँ आते हैं? तो ये आ जाते हैं सेमी पेरीफेरी में या अर्ध परिधि में। ये दाखिल हो जाते हैं, उनकी जमात में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। जैसे स्पेन पुर्तगाल यहां से निकले और यहां आ गए। स्पेन पुर्तगाल अर्ध परिधि में शामिल हो गए। फिर इसमें और कौन है? इसमें कुछ दक्षिणी अमेरिका के शक्तिशाली देश भी शामिल हैं। शक्तिशाली देश कौन? ब्राजील, अर्जेंटीना इत्यादि देशों को वॉलरस्टीन ने इसमें शामिल बताया। फिर आगे ये क्या कहते हैं कि दुनिया की ये जो व्यवस्था है, कोर, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी या केंद्र, अर्ध परिधि, परिधि की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को स्थायित्व कौन देता है? तो सेमी पेरीफेरी या अर्ध परिधि जो है इस व्यवस्था को स्थायित्व देती है। कैसे देती है? कि जो सबसे बाहर के पेरीफेरी के या परिधि के राष्ट्र हैं वो कच्चा माल निर्यात करते हैं। ठीक है। लेकिन
वो सभी विनिर्मित या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका आयात नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गैप है ये भरता कौन है? तो ये गैप सेमी पेरिफेरी या अर्ध परिधि के राष्ट्र भरते हैं और ये अधिशेष उत्पादन का निर्यात कर लेते हैं और इसका उपभोग कर लेते हैं या आयात कर लेते हैं। यानी जो पूंजीवादी देशों की जो उपज है उसकी खपत यहाँ हो जाती है, उसका उपभोग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पूंजीवादी देश संकट में नहीं आते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है और व्यवस्था चलती रहती है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, यानी शोषण केंद्र करता है परिधि का, अर्ध परिधि का, लेकिन केंद्र बदलता रहता है। 16वीं सदी में केंद्र में स्पेन था, पुर्तगाल था, वर्तमान में इंग्लैंड और अमेरिका है। अर्ध परिधि की यदि अब बात करें तो अर्ध परिधि में वे देश आते हैं जो परिधि से बाहर हो गए हैं, जैसे यहाँ स्पेन पुर्तगाल परिधि से बाहर हो गए थे, वर्तमान में अर्ध परिधि में आ गए। साथ ही इसमें और देश आते हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका के शक्तिशाली देश। और अर्ध परिधि काम करता है पूंजीवादी व्यवस्थाओं को स्थायित्व देने का। कैसे कि यहाँ पूंजीवादी उपज की खपत हो जाती है और पूंजीवादी देश संकट में नहीं आते हैं। फिर ये हमने देखा इनका व्यवस्था का मॉडल। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? हमने केंद्र, परिधि, अर्ध परिधि ये सभी पढ़ लिया, लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो वॉलरस्टीन क्या बताते हैं? सबसे पहले ये कोर या केंद्र की विशेषता बताते हैं। कोर या केंद्र के राष्ट्रों की क्या विशेषता होगी? तो इनकी सबसे पहली विशेषताएं बताते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश होंगे। दूसरी विशेषता क्या बताते हैं कि ये विनिर्मित वस्तुओं का, कच्चे माल का नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का निर्यात करेंगे, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करेंगे। ये दूसरी व्यवस्था है केंद्र की या कोर की। और आयात किसका करेंगे? आयात करेंगे कच्चे माल का, यानी सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, ये विशेषता है। और चौथी बात इनमें ये होगी कि चूंकि इन देशों के साथ बहुत अमीर देश हैं, काफ़ी पैसा होगा, इसलिए अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं का संचालन करेंगे, यानी यहाँ कल्याणकारी सुविधाएं होंगी। ये केंद्र की या कोर की विशेषता हुई। अब परिधि की क्या विशेषता है? परिधि या पेरीफेरी, इसकी विशेषता क्या है? तो ये अलोकतांत्रिक देश हैं, यानी यहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, लोगों को अपनी मर्जी से शासन चुनने का अधिकार नहीं होगा। निर्यात किसका करेंगे? बिल्कुल इसकी उल्टी व्यवस्था है। निर्यात करेंगे कच्चे माल का, आयात किसका करेंगे? तो आयात करेंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, विनिर्मित उत्पादों का, विनिर्मित वस्तुओं का। और यहाँ क्या कल्याणकारी सुविधाएं हो पाएंगी? क्योंकि देशों के पास तो पैसा ही नहीं है, वहाँ की सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए नागरिकों के लिए ये देश किसी प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएं संचालित नहीं कर पाएंगे। ये केंद्र और पेरिफेरी की विशेषता हुई। अब अर्ध परिधि की क्या विशेषताएं हैं? तो अर्ध परिधि चूंकि दोनों के बीच का है तो बीच की विशेषताएं होंगी। सेमी पेरिफेरी की पहली विशेषता क्या है? यहाँ एक व्यक्ति का शासन होगा, अधिनायकवादी शासन होगा। यह भी अलोकतांत्रिक है, लेकिन यहाँ जो अलोकतांत्रिक शासन था उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, अधिनायकवादी हो सकता है या किसी समूह का शासन हो सकता है, लेकिन
अर्ध परिधि के लिए ये खास विशेषता है कि एक व्यक्ति विशेष जो है डिक्टेटर की तरह वहां होगा, तानाशाह प्रकार का शासन होगा। और संयोग देखिए कि जब वालरस्टीन ने जब थ्योरी दी उस समय स्पेन में जो अर्ध परिधि के देश थे, स्पेन में, पुर्तगाल में और जो लैटिन अमेरिका का देश थे, उनमें इन्हीं अधिनायकवादी शासकों का शासन था। वहां एक व्यक्ति तानाशाह जैसे काम कर रहा था। ठीक है, पहली विशेषता अधिनायकवादी शासन होगा। फिर ये जो है आयात और निर्यात दोनों ही चीजों का करेंगे। ये कच्चे माल को भी खरीदेंगे, बेचेंगे, और विनिर्मित वस्तुओं को खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। ठीक है। तीसरी विशेषता, यहां कल्याणकारी सुविधाएं हो सकती हैं लेकिन कोर की बजाय कम कल्याणकारी सुविधाएं होंगी। कम कल्याणकारी सुविधाएं, ये है अर्ध परिधि सेमी पेरिफेरी की विशेषता। तो ये हुआ वालरस्टीन का सिस्टम थ्योरी का मॉडल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक कोर में है, एक अर्ध परिधि में है, एक परिधि में है। तो कोर वाले दोनों का शोषण कर रहे हैं, अर्ध परिधि वाले परिधि का शोषण कर रहे हैं। परिधि वालों के पास शोषण करने के लिए कोई है नहीं। यानी इसे ऐसे समझिए, घर में पापा ने बड़े बेटे को मारा, बड़े बेटे ने छोटे को मारा, छोटे ने किसी को, कोई बचा नहीं तो वो उसके सामने जो भी कुत्ता बिल्ली आ गया उसको मार दिया। तो ये ऐसी विश्व व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं वालरस्टीन। ये दो थ्योरी थी, वालरस्टीन की थ्योरी और पराश्रितता सिद्धांत की थ्योरी। इनको रखा जाता है संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में। फिर हमने रोजेनबर्ग की थ्योरी भी देखी। तो ये तीन मुख्य सिद्धांत थे मार्क्सवाद के। अब इससे आगे नव मार्क्सवाद आता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।